आज का जो हमारा टॉपिक हम लेंगे ना अपना फ्री वेबिनार क्लास मतलब बेसिकली अर्थराइटिस के ऊपर है। इस तरीके से हम हर सैटरडे का अपना एक एक टॉपिक लेंगे, ए टू जेड सारी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। उसके लिए एक सेकंड, ये आप सबके साथ शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ, हो स्क्रीन रहा आप है। सबको दिख? ठीक है। दिख रहा है। यस, यस सर, हो रहा है। ठीक। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस के ऊपर, पहले हम थोड़ा सा ना इसको अर्थराइटिस के बारे में समझ लेते हैं। अर्थराइटिस बेसिकली जो हम लोग समझते हैं उससे थोड़ा अलग चीज होता है और उसका ट्रीटमेंट भी एक डिफरेंट मेथड्स में हो सकता है। बेसिकली जो अर्थराइटिस का भी आप लोगों को जनरल ये बात सबको पता ही है, इसमें मैंने लिखा है कि अर्थराइटिस भी बेसिकली दो वर्ड से मिला हुआ होता है। मेडिकल साइंस में ग्रीक वर्ड्स का काफी यूज होता है तो उसको ऑर्थो ये लोग बोलते हैं। बट अर्थराइटिस के लिए यहाँ पे अर्थ मतलब जॉइंट्स होता है, जैसे ऑर्थो हो गया। एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो जब हमारे जॉइंट्स के लेवल पे इन्फ्लामेशन आ जाती है उसको हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो हमारी आज बात करनी है, हमें टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में हम लोग सबसे पहले ओस्टियो अर्थराइटिस से शुरू करेंगे। हमारे पास जनरली बेसिकली 6 तरीके का होता है बट उसको हम ग्रुप कर लेते हैं 4 तरीके में। ओस्टियो अर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड हो गया। रूमेटाइड में और आपका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे क्या? मैडम रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाए। रूमेटाइड अर्थराइटिस है, गाउट जिसमें आपका यूरिक एसिड होता है। जुवेलिन अर्थराइटिस जो बाय बर्थ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम या टीनेजर्स में। उसके बाद हम लोग आज जो मेनली डिटेल में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो ओस्टियो अर्थराइटिस के ऊपर ही आज हम इस क्लास में अपना लेंगे। बेसिकली जो मेरा समझाने का एक टॉपिक है वो है कि ओस्टियो अर्थराइटिस में, या जैसे हमने अभी हम पहले अपने एक नी जॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नी जॉइंट के अंदर हमने मल्टीपल चीजों को पढ़ा है। बट आज तक भी कभी हमने डिफरेंस नहीं देखना चाहा कि मेनिस्कस क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है, मतलब कहाँ कौन सी तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली आपका जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसा कि अगर आप इसमें देखोगे, क्या आपको दिख रही होगी स्क्रीन? ये हमारा नी जॉइंट होता है, इसके अंदर हमारा ऊपर से आ जाता है ह्यूमरस आ जाता है, फीमर सॉरी, और नीचे से आपका टीबिया और फिब्यूला मैच करता है। अब ये आप देख रहे होंगे जो नी कैप के पीछे के जो स्ट्रक्चर है, ये आपका कार्टिलेज होता है बेसिकली। और जो ये ब्लू वाला एरिया है, ये भी होता कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ही है, बट इसको हम अलग से नाम देते हैं मेनिस्कस, जो कि सी टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको नीचे वाला इमेज में ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कार्टिलेज और मेनिस्कस के बीच में एक आपको कुशनिंग दिख रहा होगा। ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉब्लम यही आता है कि जो आपका नी होता है उसके अंदर जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो हमारे नी के अंदर मेनिस्कस और आपके जो कार्टिलेज होता है उसके नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बेसिकली जैसे हमने पढ़ा है कि हर एक एरिया में एक फ्लूइड होता है जो कि आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, तो इसी तरीके से आपका साइनोवियल फ्लूइड से साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन से फ्लूइड्स पास आउट होते हैं जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यही फ्लूइड आपके मेनिस्कस और कार्टिलेज के नरिशमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसमें भी एक एरिया होता है पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह, उसका मैं इतना डिटेल नहीं करूंगा। बट आप इतना सा इन जनरल समझ सकते हैं कि आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन में सबसे पहले डीजनरेशन शुरू होता है, क्योंकि जो हमारा कार्टिलेज होता है वो आवास्कुलर होता है, मतलब वहां पे कोई ब्लड का वेसल्स नहीं है। अगर उसमें किसी भी तरीके का वियर एंड टीयर होता है तो कभी भी वो रिपेयर बैक नहीं हो सकता। इसलिए ही जो वो जितना भी नरिशमेंट लेता है अपना, वो कहाँ से लेता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से लेता है। साइनोवियल फ्लूइड्स उसको नरिश करता है।
अब जब हमें अर्थराइटिस होता है, पोस्टियो अर्थराइटिस बेसिकली नीज का, उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जो नी है, उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, जहाँ से जो फ्लूइड्स निकलता है। और उसके ब्रेक डाउन के बाद उस पर्टिकुलर कार्टिलेज एरिया तक सप्लाई जाना बंद हो जाता है। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं ना, जब हम नी का एक्स-रे कराते हैं, तो उसमें हमें दोनों जॉइंट स्पेस आपस में रिड्यूस मिलता है। उस रिड्यूसमेंट का रीज़न ये है कि जब तक एक अच्छा हेल्दी साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है, तो कार्टिलेज और मेनिस्कस को सप्लाई मिलता रहता है। जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन श्रिंक करने लगती है, तो धीरे-धीरे क्या है, कार्टिलेज का वियर एंड टियर शुरू हो जाता है एंड मेनिस्कस का भी वियर एंड टियर शुरू। इसी के बाद है कि आपके दोनों जॉइंट्स आपस में उनका जो जॉइंट स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। पेशेंट को प्रॉब्लम फिर उसमें यही आने लगता है कि स्टिफनेस है, पेन है, किसी को लोकल एरिया स्वेलिंग हो जाती है या छूने पे टेंडरनेस है। बाकी उसका मैं दिखा देता हूँ आपको सिम्पटम्स। इसमें यश, बेसिकली ये ना, पोस्ट बताइए। ये मीडियल साइड पे ज्यादा रहता है ऐसा, जनरली ओल्ड मीडियल एज में। साइड पे होने का रीजन ओल्ड एज में नहीं, हमारा जो पोस्चर होता है ना, बॉडी टूवर्ड्स की अंदर की साइड पे थोड़ा बेंट होता है। वैसे भी कभी अगर आप देखेंगे, आपका अगर आप नी का एक्सरे भी देखते हैं, तो आपका जो फीमर बोन होता है वो नीचे टीबिया और फिब्यूला होता है। जो फिब्यूला होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और टीबिया थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये आपका बॉडी हम्म। स्ट्रक्चर है। बॉडी सारा आपने वो भी पढ़ा है अपना एनाटॉमिकल प्लेन्स, उसमें हम पढ़ते थे ना मीडियन प्लेन वगैरह। तो बॉडी का सारा हम्म। प्रेशर बेसिकली मीडियल साइड पे ही ज्यादा रहता, आउटर साइड पे नहीं जाता। हम सबका जब भी आप लोग देखेंगे, चप्पल भी है, शूज भी हैं, अगर वो कभी खराब होता है तो वो भी मीडियल साइड से ही ज्यादा होता है, कभी भी लेटरल साइड से नहीं होता, क्योंकि आपका बॉडी वेट बियरिंग कैपेसिटीज मीडियल साइड पे मैक्सिमम होता है। इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं कि पेन इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफन वर्सिंग विद द एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम नी की बात कर रहे हैं, उसका एक कॉमन सिम्टम्स है कि फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, कंपैरेटिवली फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का मिलना कॉमन होता है। उसकी हम आगे बात करेंगे, बट उसका सिम्टम्स हम लोग देख सकते हैं, स्टिफनेस होती है और मॉर्निंग टाइम में ज्यादा स्टिफनेस होती है। जैसे जैसे पेशेंट एक्टिविटी करने लगता है, तो धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग डिसअपियर हो जाती है। जॉइंट्स के अंदर क्रैकलिंग साउंड जो आती है, ओवरली क्रैकलिंग साउंड्स है, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि वहां पे कार्टिलेज और मेनिस्कस का कहीं ना कहीं डिजनरेशन हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो है वो वीक कर रहा है। एक बहुत अर्ली एज और टीन एज तक का अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बोन्स ग्रोथ कर रहा हो। बट आफ्टर 25 के बाद अगर उसमें ओवर क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, जैसे ही कोई मूवमेंट करते हैं, कट कट की एक आवाज आती है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां का साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों कहीं ना कहीं टीयर हो रहा है या बहुत ज्यादा थिन पड़ के, तो ये उसी से आपका गबन होता है। दूसरा इसमें हमने देखा है, जब हम नी का एक्सरे देखते हैं, बेसिकली उसके अंदर हमें साइड्स में एक बोनी ग्रोथ दिखती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो रीजन होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से। जब दोनों बोन के बीच में स्पेस कम हो जाता है और वहां पे कंटिन्यूअस एक प्रेशर लगता रहता है, तो बोन्स क्या होते हैं, साइड से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहीं पे डिपोजिशन होने लगता है। उसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो और भी ज्यादा एक पेनफुल कंडीशन और एक हाईली डिजनरेटिव स्टेजेस को दिखाता है।
इसमें जॉइंट्स इंस्टेबिलिटी होती है। जो लोग खड़े होते हैं तो उनको थोड़ी सी देर ज्यादा खड़े हो जाते हैं या थोड़ा तेज चलते हैं तो उनको एकदम से इम्बैलेंस होता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये भी, बट ये जो जॉइंट इंस्टेबिलिटी है ये आपका बोनी स्पर है। ये हमने देखा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 वाला जो स्टेज होता है उसमें बेसिकली आपको खाली स्टिफनेस मिलती है। ग्रेड 2 स्टेजेस में जाके आपको पेन मिलता है, बट आपकी एक्टिविटी इतना हिंडर नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको एक्टिविटी के टाइम पे पेन आता है। ग्रेड 3 के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, पेन वहां पे टेंडरनेस मतलब छूने पे भी पेन बना रहता है और आपको मसल्स जो है नी को जो बांध के रखता है वो बहुत वीक हो चुका होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, नी ट्रांसप्लांट स्टेज होता है। उसके अंदर बोन्स आपस में बिल्कुल फ्यूज कर जाता है एंड उसमें ऑलमोस्ट नो मूवमेंट हो जाता है। पेशेंट फिर बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रहता, वो बैठना या लेटना ही पसंद करता है। तो बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसको आप अपने 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। वो आपको एक्सरे जब आप देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4। उसमें आप साथ में अपने सिम्टम्स को भी मिला सकते हैं। अच्छा, मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है? आप सभी ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है? मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग हैं क्लास में। पहुंच रहे आप पहुंच रहे। लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? हाँ पहुंच गई। इसमें दूसरी चीज एक हमें जो देखनी होती है, हमने पढ़ा है ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली 2 वजह से हो। ये चीज आपको किसी बुक में या कहीं नेट पे लिखी हुई नहीं मिलेगी। कि आप जब अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखते हैं, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बैठते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप सीखते हैं, कोई सिखाता नहीं। बट जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली 2 वजह से कैसा होता है। नंबर 1 होता है स्पाइन रिलेटेड, स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से। एंड सेकेंडरी होता है ऑटो इम्यून की वजह से। उसको हम करेक्टली ऑटो इम्यून नहीं बोलते, उसको बॉडी को हाइलरी इन्फ्लामेटरी स्टेजेस कहते हैं, जिसमें अगर आप अपना टीसीएम के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो आपका लीवर उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे अर्थराइटिस का। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी लीवर एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम ये बात बस सुनते हैं बट कभी इस बात को अपना सेटिस्फाई या ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है कि जनरली जब भी आप देखेंगे हमारी नीज के ऊपर, अगर आप सभी के पास बुक होगा अपना, हैंडबुक 1 भी होगा और हैंडबुक 3 भी होगा, आप सबके पास होगा बुक, उसमें आप लोग चेक करेंगे तो बेसिकली 2 तरीके से इनर्वेशन आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डर्मेट्रोम और मायोट्रोम। दोनों में अंतर क्या होता है? डर्मेट्रोम हमेशा आपकी उस लोकल एरिया की स्किन लेवल का सेंसेशन है। अगर आप अपने फेस पे टच कर रहे हैं तो आपको टच का जो सेंसेशन आया, ये आपका डर्मेट्रोम। और मायोटोम क्या होता है? जो आपकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो L2 L3 आपका क्या करता है? नी के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंड L3 एंड L4 आपकी नी के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब अगर कोई आपके पास पेशेंट एमआरआई लेके आता है और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा L3 या L4 या L5 पे किसी भी तरीके का कोई डीजनरेशन है, बेसिकली कंप्रेशन है, माइल्ड कंप्रेशन है, डिस्क हर्निएशन है, प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है ना? इसके बाद फिर स्पॉन्डिलिथियसिस है, मल्टीपल उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होता है, वो भी एक अलग अलग केस है। बट अगर आपको वहां पे चीज समझ में आती है और फिर साथ में पेशेंट अपना नी पेन कंप्लेंट करता है, तो आपको इससे ये समझना चाहिए कि हमें ट्रीटमेंट नी के लेवल पे ना देके हमें खाली स्पाइन के लेवल पे ट्रीटमेंट। एंड जब वो स्पाइनल इनर्वेशंस खत्म हो जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया, आपका डर्मेट्रोम और मायोटोम, जैसे ही मायोटोम के लेवल पे आपका इनर्वेशन कट होता है तो आपका जितना भी लोकल एरिया में ब्लड सप्लाई हो रहा हो, हमने सबने ये तो पढ़ा है ना, मैंने आपको पहले ये बात पढ़ा रखी है, आपको याद होनी चाहिए कि ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई आगे पहुंचाने के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत हो। इसलिए जब पैरों में ब्लड की सप्लाई कम होती है तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा चलो या थोड़ा उसको मसाज करा। तो बेसिकली वो क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है, क्योंकि जब प्रेशर लगता है हम दबाव देते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है।
तो जैसे ही मायोटोम के लेवल पे आपका सप्लाई कट होता है तो सारा मसल्स वहां का क्या होता है, पतला पड़ने लगता है। जिन भी लोगों को नी में प्रॉब्लम होती है उन लोगों का क्या है, मस्कुलर वीकनेस एक्सट्रीम होती है। तो वहां पे क्या है, सप्लाई रुक जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। धीरे धीरे करके फिर कार्टिलेज का नरिशमेंट रुक जाता है, मेनिस्कस भी, और मल्टीपल वहां पे ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब लोग उसको नी को ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, नया नी लग जाता है, नी चेंज हो जाता है, बट जो कमर वाला इशू है वो एज इट इज आज भी। तो उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका नी तो बदल गया, तो नी पे तो अभी इतना फील नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आपका क्या है, या तो हिप पे चला जाएगा या एंकल पे। ये जो मसल्स रहती है जो नी के एक तो ऊपर भी रहती है और नीचे भी रहती है, हाँ इसमें भी कई बार जैसे टाइट हो जाती है मसल्स तो भी ये दबाती है अपने सर, नी के ऐसा होता जॉइंट है, को। मैं आपको इन जनरल समझाऊँ एक चीज का। नी के लिए कभी भी नी जॉइंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मसल्स की जो आप बात कर रहे हैं, मसल्स नीज को अफेक्ट कौन सी करती है, फ्रंट साइड पे आपका जो थाई मसल होता है उसको हम लोग क्वाड्स कहते हैं, हाँ। ठीक ना, क्वाड्रिसेप्स। उसके अंदर मल्टीपल फिर बाइफर्केशन होता है। फिर उसके बाद आपका बैक साइड पे क्या आता है, हैमस्ट्रिंग आता है। हैमस्ट्रिंग का काम क्या होता है, आपकी नी को स्ट्रेट रखना। आपका जो नी है उसको और आपकी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखवाने का काम हैमस्ट्रिंग्स करता है। और क्वाड्स का काम क्या होता है, नी को बेंड कराना। फिर नीचे की आप बात करेंगे तो काफ मसल आ जाती है। काफ मसल का भी काम होता है कहीं ना कहीं हमारी नी को बैक साइड से स्ट्रेंथ देने का। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि लोगों को जब स्पाइन के अंदर कंप्रेशन आता है, तो जब ये कंप्रेशन आया तो आपकी शाइटिका नर्व हमने पढ़ा है L3 से एमर्ज आउट होती है और S1, चारों मिलके एक शाइटिका नर्व का कॉम्बो बन। अब जब उस लेवल पे कंप्रेशन आ जाता है तो आपका क्या, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी वीक हो जाती हैं, काफ मसल भी पतली पड़ जाती है, या काफ मसल टाइट हो जाती है। अब जब इनमें या तो ओवर टाइटनेस या लूजनेस आएगा तो आपका नी जॉइंट क्या, इंस्टेबल हो जाएगा। जो पहले उसको एक बिल्कुल जिसे कहते हैं अपना पोजीशन पे मेंटेन करा के रख रहा था, वो पोजीशन मेंटेन नहीं रहती, तो इसकी वजह से नीज में डीजनरेशन शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोग देखेंगे भी, जब भी कोई नी में भी होता है प्रॉब्लम, तो डॉक्टर भी है या फिजियोथेरेपिस्ट भी है, सारा मस्कुलर एक्सरसाइजेज होती है। उसमें बेसिकली आपकी तीन ही मसल टारगेट होती है, काफ, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स। और कोई मसल टारगेट नहीं करती, क्योंकि बेसिकली मसल्स ही वही होती। तो ये चीज होता है कि उसका, बट हमारे पास करने के लिए क्या है कि हम अपना स्पाइनल इनर्वेशन से या डिस्क के लेवल पे जब ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें नीज का ट्रीटमेंट, जो मेरा समझाने का मतलब है ना, वो भी ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमें अलग से देने का जरूरत नहीं है, हम खाली स्पाइनल लेवल से उसका ट्रीटमेंट दे सकते। दूसरा इसमें जो एक पार्ट मैंने आपको बताया था, ऑटो इम्यून वाला। ऑटो इम्यून इन द सेंस, एक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं हमारे ब्लड में। आप लोगों ने कभी सुना होगा, जरूर सुना होगा, एक सीआरपी और एक ईएसआर हो। सीआरपी बेसिकली आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ईएसआर आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ईएसआर जनरली आपका 20 से बिलो रहना चाहिए, एंड फीमेल्स में 15 से बिलो रहना चाहिए। वहीं पे सीआरपी भी जो है आपका ऑलमोस्ट 2 से 3 की रेंज में रहना चाहिए। वो लैब टू लैब में भी वेरी कर सकता है, बट इन जनरल 2 से नीचे रहे तो अच्छा है, 2 से 3 बस। जब हमारा सीआरपी और ईएसआर लेवल्स बढ़ते हैं, तो उसको मेडिकल साइंस कहता है कि आपका इन्फ्लामेटरी स्टेजेस है वो। वहीं पे सीआरपी को जब अनकंट्रोल्ड बढ़ता है तो उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं कि कोई ऑटो इम्यून हो सकता है। हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ऑटो इम्यून क्या है, बट एक हम वो हमें इंडिकेशन देता है, बस ये इन्फ्लामेटरी इंडिकेशंस की तरह काम करता है। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको इस तरीके का प्रॉब्लम है कि उसका सीआरपी लेवल हाई है, ईएसआर लेवल हाई है, और फिर साथ में उसको नी में डीजनरेशन हो रहा हो, स्पाइन में हो रहा हो, एक्सेप्ट बाई जेड किसी भी एरिया में का डीजनरेशन हो, तो वहां पे आपको स्पाइनल ट्रीटमेंट देने से भी पहले उसका सीआरपी और ईएसआर को डाउन करा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बेसिकली है तो स्पाइनल, या फिर आपको ऑटोइम्यून जिसमें आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत डिसऑर्डर होता है, जिस वजह से सीआरपी का मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली किडनी और लीवर ही करते हैं।
आपने टीसीएम में एक चीज पढ़ी होगी कि किडनी हमारा मैरो बनाता है। हम सब ने पढ़ा है कि किडनी हमारा मैरो के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड लीवर जो होता है वो ब्लड बनाने में और इस तरीके के सारे इन्फ्लामेशन आप पढ़ेंगे, सीआरपी का जेनेसिस भी लीवर ही करा। जितना भी प्रोटीन जेनेसिस है बॉडी के अंदर सारा लीवर से गवर्न हो, और कोई भी ऑर्गन का भी प्रोटीन जेनेसिस नहीं करा, चाहे इन्फ्लामेटरी हो चाहे हेल्दी हो। जैसे अपनी बॉडी में भी एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन, दोनों ही लीवर का प्रोडक्शन। तो इसलिए जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो आपका लीवर से गवर्न होके आता है। तो अगर बॉडी के अंदर सीआरपी बढ़ रहा है तो आपको क्या समझना है कि कहीं ना कहीं पेशेंट का लीवर जो है वो डिजीज है। हम लोग क्या देखते हैं कि कोई पेशेंट घुटने पे हाथ रखता है कि इसके घुटने के हम पॉइंट लगाना शुरू कर देते, हमें नहीं पता होता कि हमें ट्रीटमेंट लीवर के लेवल पे करना हो। वहाँ पे आपको घुटने का कोई पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खाली लीवर एंड किडनी का ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे करके क्या उस पेशेंट का ईएसआर एंड सीआरपी डाउन आएगा। जैसे ही बॉडी में से इन्फ्लामेशन कम होंगी, दूसरा आपने एक चीज और भी पढ़ी है टीसीएम में भी और आयुर्वेद में भी, कि लीवर जो है वो कहीं ना कहीं आपका मसल्स को गवर्न कराता है। पीसीएम में तो ये बात कही गई है, मसल्स की मूवमेंट और टेंडन्स की सारी मूवमेंट्स के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल है। तो अब अगर लीवर इतना हाइपर एक्टिव होगा तो आपका मसल्स क्या है, बहुत टाइट हो जाता है, स्ट्रेन्ड हो जाता है, जिस वजह से आपका जॉइंट स्पेस डे बाय डे रिड्यूस करता चला जाता है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है सीआरपी या ईएसआर हाई लेके, जनरली अगर उसको आरए फैक्टर नहीं है या कोई और सेकेंडरी टाइप का ऑटोइम्यून नहीं है, तब भी आपको उसमें ट्रीटमेंट पहले सीआरपी और ईएसआर का देना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ है और नहीं करा के आता तो आप लोग करवा के भी देख सकते हैं, कोई ऐसा बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। फिर चाहे उसमें एक्सरे कुछ भी दिखाए, आपको ट्रीटमेंट उतने ही एरिया पे करना। तो मैंने इसमें लिखा था ऑटो इम्यून एंड स्पाइनल प्रॉब्लम्स वाला। दूसरी जो एक बात इसमें हम लोग करेंगे, जो आप इसका हमारा टॉपिक था कि अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दे, तो हमारा एक सारा होगा कि एक पैथोलॉजी हो गई, हमने सीख लिया कि ये नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको कहते हैं। बेसिकली जो बस आपको एक समझाने का वो है कि आपको नी जॉइंट को भी ना डिटेल में स्टडी करना होना चाहिए। जब पेशेंट आके कहता है ना कार्टिलेज टीयर हुआ है, मेनिस्कस टीयर हुआ है ना, या फिर उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स का ब्रेकडाउन हुआ है या लिगामेंट्स है या टेंडन्स है, जो भी है, हमें उन सबके बीच का बाइफर्केशन पता होना चाहिए, जो क्लास का एक मोटो था कि जो भी हमारे नी है उसके अंदर सारा मैक्सिमम कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर ही है। कार्टिलेज को अगर आप लोग अपने टीसीएम में भी देखते हैं तो मैंने आपको ये भी मैं बताया था कि आपका जो फाइब्रोइड और स्किन होता है वो दोनों मिलके आपको ओवरऑल बॉडी में कार्टिलेज का फॉर्मेशंस कराते हैं। उसके अंडर में आपका खुद नी कार्टिलेज आ गया, मिनिस्कस आ गया, लिगामेंट्स आ गए, टेंडेंस आ गया, सब कुछ आ गया। इवन तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी आपका फाइब्रोइड और स्किन डीजनरेशन मेरिडियन से हम लोग गवर्न कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही है, अगर आप लिख सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले अगर ग्रेड 1 पे कोई आता है आपके पास, उसमें आपने देखा कि उसका साइनोवियल मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो या फिर कार्टिलेज टीयर होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइब्रोइड हो गया, फैट हो गया और स्किन हो गया। उसका आयुर्वेद में हम वाइनम पढ़ते हैं, उसमें अगर बात करें तो आपका 1-2 टोन कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। स्किन, फैट, फाइब्रोइड का 1 और 2 टोन वाइनम में। इवन दो वही ही ट्रीटमेंट आप लिगामेंट टीयर में भी दे सकते हैं। इतना हमें पता होगा कि हमारे नी में भी 4 लिगामेंट होते हैं। एसीएल एंटीरियर जो होता है, पीसीएल जो पीछे होता है, लेटरल जो लेफ्ट बाहर की तरफ है, मीडियल जो अंदर की तरफ होता है। बेसिकली आपका जो टीयर होता है वो एमसीएल और एसीएल में ज्यादा टीयर आता है क्योंकि बॉडी स्ट्रेन एक्टिविटी वहीं पे ज्यादा आता है।
पीसीएल और एलसीएल में रेयर टीयर होता है, वो ड्यू टू ज्यादातर इंजरीज के केसेस में होता है, बट मेजरली टीयर आपका इसी एरिया पे दिखेगा। अब इसके अंदर अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेरे पास ये ट्रीटमेंट ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम सबसे पहले कलर के बेसिस से जाते हैं, तो अगर जो हमने बात करी थी ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेजेस का अगर डीजनरेशन है, तो उस केसेस में हम लोग बोथ मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के पी जॉइंट पे ना लाइट ब्लू कलर लगा सकते हैं। खाली इसमें ब्लू लिखना रह गया, उसमें हम लाइट ब्लू कलर लगा सकते हैं। वहीं पे अगर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का लेवल का डीजनरेशन, तो हम लोग NCH 5-6 पे सीवियर पेन्स में ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, और साथ में लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट के ऊपर पिंक कलर लगा सकते हैं। ठीक है ना। यहीं पे खाली कोई पेशेंट आता है जिसको खाली स्टिफनेस है या डल एक है, ऐसा अर्ली एजेस में होता है कि मतलब अडल्टहुड में या यंगस्टर्स में ज्यादातर, उस केसेस में बस आपको लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट के ऊपर रेड कलर लगा सकते हैं। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम सारा ना अपना कलर थेरेपी और सीड्स थेरेपी को ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि खाली ऑरेंज और ब्लू होता है, उसके अलावा मल्टीपल कलर्स का यूज कर सकते हैं। यह साथ में इसमें अगर नहीं हो, कंडीशन हाँ बताइए। इसमें कंडीशन आती है ना, जैसे इंटीरियर मतलब इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि नी लोड नहीं ले पाता है, मतलब चढ़ने में, मेनली चढ़ने में दिक्कत आती है। तब आप लाइट ब्लू ये challenge। लगाएंगे ना, उसमें जब आप लाइट ब्लू लगाएंगे, ये मैंने इसमें लिखा ना आपको, इसलिए तो लिख के दिया है कि जब डीजनरेशन स्टार्ट हुआ है अर्ली स्टेजेस में है, तो आप लाइट ब्लू लेंगे। जब पेन धीरे धीरे ग्रेड 3 ग्रेड 4, अभी जो मैं आपको सारी ग्रेड्स बता रहा था, उसमें आप NCH 5-6 पे ऑरेंज कलर लगा देंगे, एंड साथ में लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट के ऊपर पिंक कलर लगाएंगे। इसी तरीके से अगर यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम आता है कि नी में पेन है या डल है, क्या या ज्यादातर ऐसे सिम्टम्स हमें सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट के ऊपर रेड कलर लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, अगर बैक पेन के साथ होता है, तो फिर इसमें हमारा सेम चलता है बोथ MF वात पित्त और बोथ IF के जॉइंट। इन सब पे हम मेथी स्टेप्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका L4 L5 एंड L3, ठीक है ना, सारा कवर हो जाता है। तो जो अगर बैक से रिलेटेड अगर कोई भी नी पेन है, और अगर कलर्स में जाना है, तो हम बोथ IF और बोथ MF के ऑल जॉइंट्स पे ऑरेंज कलर दे सकते हैं। ये खाली बैक से रिलेटेड अगर नी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसका कलर और मेथी ट्रीटमेंट हम इसको लगा सकते हैं। कलर्स बेसिकली मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं, ये बट एक इन जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। उसी के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एंकल में अर्थराइटिस एक होता है नी के बाद। एंकल अर्थराइटिस में बेसिकली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, कि अपने एंकल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब एंकल में क्या है, स्टिफनेस रहने लगता है, जो एंकल का जॉइंट है वहां पे पेन आ जाता है। उसका रीजन बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो मैंने इसमें लिखा है, पेन ड्यू टू बोनी ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं जो हमारा उसमें हमने पढ़ा है कि टार्सल्स और हमारा टीबिया बेसिकली आपस में अटैच करता है। तो ड्यू टू एनी डिपोजिशन ऑफ टार्सल्स, वहां पे हमें उस पर्टिकुलर एरिया में पेन्स का सेंसेशन आने, खास तौर पे एंकल के लेवल। तो इसमें हमने बोथ मिडिल फिंगर रिंग फिंगर वाच जॉइंट पे ऑरेंज कलर लगा सकते हैं अगर बोन्स का ओवर ग्रोथ है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर डीजनरेशन है वहां पे किसी भी तरीके का, हम एक्सरे कराते हैं वहां पे डीजनरेशन दिखता है, तो हम बोथ MF और रिंग फिंगर के वाच जॉइंट पे और बोथ IF और बोथ थंब वाच जॉइंट कब लेंगे, जब हमारा साथ में स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट कैसे, कि जब पेशेंट का L4 या L5 या S1 के लेवल पे कंप्रेशन होगा,
बेसिकली एंकल एरिया पे हमारा L5S1 आता है। तो अगर उसके लेवल पे किसी भी तरीके का कोई कंप्रेशन है तो हम उसके साथ बोथ IF एंड बोथ हम बाथ जॉइंट पे भी लाइट ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ में अगर वहीं पे पेन आपको एंकल में अनबियरेबल पेन है, सीवियर पेन है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोथ मिडिल फिंगर रिंग फिंगर बाथ जॉइंट पे पिंक कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके लिए ओपन है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक एक करके बहुत आराम से चलेंगे। हर सैटरडे एक क्लास करेंगे। अभी पहले हम अर्थराइटिस पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम रूमेटाइड गाउट तक सारा कवर करते हुए देंगे। उसमें ट्रीटमेंट बेसिकली हम कलर और उसमें ज्यादा रखें। हाँ बताइए। ये ट्रीटमेंट करे तो उन लोगों का CRP और ESR तो कम नहीं होगा ना? CRP एंड DSR के लिए आपको ट्रीटमेंट सेकेंडरी पे देना पड़ेगा। थोड़ा ट्रीटमेंट उसमें चेंज कर दो। उसका चाहे तो आप लिख लीजिए। अगर साथ में किसी को CRP ESR बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट नोट डाउन कर सकते। ESR का हम सबको ट्रीटमेंट पता है। लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM, 2-4 टोन, 3-6 हिलिंग। ESR का ये ट्रीटमेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं CRP के ट्रीटमेंट की। 6 सेडेट है। हाँ, एंड 2-4 CRP के लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर इसलिए लेते हैं, राइट IF पे आपका किडनी आता है, लेफ्ट IF पे आपका लीवर आता है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिट। Can you speak once again? बोथ IF 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिट। उसमें हम ट्रीटमेंट देंगे 0, 3, 6, 8 टोन, 1, 4, 5, 9, 6। इसके साथ RA फैक्टर भी पॉजिटिव है तो? नहीं, वो अलग चीज है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। अभी आज हम लोग खाली ऑस्टियोआर्थराइटिस तक ही रहेंगे, इसमें ऑटो इम्यून इसका मैं आपको बता सकता हूँ, वो आगे का टॉपिक्स है, उसको एक साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर का जो कोई आपको डाउट है वो आप अपना पूछ सकते। ये Grade 4 रूमेटॉइड का में भी रहता है तो 70 CRP करके। वो सर उसका ना जब रूमेटाइड करेंगे ना, तब मैं आपको एक बार अच्छे से अच्छा, समझा वो दूंगा अलग है रूमेटाइड। ना, मतलब CRP का हाँ, उस पे। वो टॉपिक क्या है कि वो ना आपस में इतना सारा मर्ज हो जाएगा ना, वो फिर एक बहुत लंबा हम्म। क्लास चल जाएगा। इसमें मेरा यही है कि हम 40 to 50 मिनट्स का और बाकी 10 से 15 मिनट आप लोगों का ना डाउट सेशन ले सकते। आप इसमें ओपन है, आप अपना कोई भी डाउट पूछ। यश, ये अपना थेरेपी में ग्रेड 4 से भी उन लोगों को सर्जरी से हाँ, रिवाइवल हो सकता है, और होता है, ऐसा नहीं हो कह सकता है, होता है रिवाइवल। बट उसके अंदर पेशेंट को मिनिमम से मिनिमम भी 3 to 4 मंथ्स का टाइम देना पड़ता है, इससे पहले नहीं हो। ओके। अगर हम उसमें सोचेंगे कि आज लगाते हैं और एक हफ्ते बाद हमें रिजल्ट दिखेगा, तो नहीं। टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं। धीरे धीरे, इवन दो अगर 5 to 6 मंथ्स तक अगर ट्रीटमेंट चलता है, तो पेशेंट को एक्सरे में भी अपना चेंजेस दिखने लगते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट है यश, मगर उनको लास्ट मंथ में 1 महीने पहले हार्ट सर्जरी हुआ। उनको बहुत सीवियर नी प्रॉब्लम भी है। वो कारी 4 के 4 वॉल उनको ब्लॉक था। उनका सर्जरी हो चारों गया। वॉल। अच्छा। हाँ, उनका सर्जरी हुआ। उनको भी दे सकते हैं अपन, कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि आप उनको अगर हार्ट में इतना ब्लॉकेजेस था तो नेचुरल है, नी में तो डीजनरेशन आएगा। उनको सीवियर नी पेन भी है। मैं बता तो रहा हूँ, उनको सीवियर नी पेन का रीजन ही हार्ट है। हम्म। तो उसके अंदर आप पहले हार्ट का ट्रीटमेंट दे दो। उन्होंने बैठते वक्त भी वैसा राइट साइड मोड़ के बैठ रहा है। पहले आप हार्ट का तो ट्रीटमेंट शुरू करिए ना, और फिर साथ में नी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो एक प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और मेन ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। बेसिकली हार्ट के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, तब भी हमारा नी का मीडियल साइड में पेन आता है।
क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस बनता है, हार्ट और किडनी का एक लॉन्ग चैनल तैयार होता है, एंड ऐसा यूबी का एक लॉन्ग चैनल तैयार होता है। सो हम लोग यही पढ़ते हैं कि अगर हार्ट डिजीज है, हार्ट अपनी एनर्जी आगे किडनी को ही पास ऑन करता है, तो किडनी सुपरफिशियल सर्कुलेशंस में नहीं मूव कर पाता, जिस वजह से हमें किडनी या मीडियल साइड ऑफ द नी में पेन रहने लगता। ठीक है ना? तो उसके अंदर पहले आप हार्ट का ट्रीटमेंट दो, कम से कम 15 दिन। जब नहीं उससे आराम आता तब आप नी का अलग से ट्रीटमेंट जोड़ना, बट पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट हार्ट का ही चाहिए। यस, ठीक। हाँ बट हील में जो कई बार बोन ग्रोथ हो जाती सर है, हील वाला अलग भी है। बता दूंगा, नेक्स्ट वाले में लेंगे हम ना। हील्स फर्स्ट जो आप पूछ रहे हैं ना, प्लांटर फैसाइटिस हो गया, हील्स पर हो गया, बट इतना सा है, आप अगर उसका ट्रीटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। बोथ का मैं बता रहा हूँ, जिस साइड हो आप उस साइड ले सकते हैं, बोथ साइड लगा देंगे तो बेटर है। बोथ थम ठीक है। हम्म, 0.5 स्पाइरल, 3-6-7 टोन, ठीक है। 2-4-5 sedate, हम्म, साथ में बोथ IF, 7-9-8-9 RLVM, सेम ट्रीटमेंट सेम। ठीक है ना? सर और किसी का? हाँ बताइए। सर हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ क्या हम LMM या RMM पे या लेग में और हैंड में इसमें दे सकते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट? क्योंकि यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को? हाँ बताइए। हाँ जी, क्योंकि नहीं यदि इसमें देते हैं तो लॉन्ग टाइम लगा रहेगा, नहीं तो देखो, हाथों में निकल जाते हैं। दे सकते हैं ना हम बोथ मेगा मेरिडियन पे जाके। अब जी, आप बता अर्थराइटिस है, दीजिए। हाँ तो लिखिए। हाँ जी, बोलिए। अगर उसमें नॉर्मल है, CRP ऐसा नहीं बढ़ा हुआ है, स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो 137 टोन बोथ मेगा मेरिडियन पे बाय चक्रा, 137 टोन, 245 हुँ, sedate, 0 टोन 9 sedate। ओके। बस ये ये लगा नॉर्मल सकते हैं। रेंज नॉर्मल है तो? यानी मतलब CRP और वो नहीं बढ़ा आया है तो नॉर्मल हाँ आर्थराइटिस के लिए, हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी। और इन केस यदि बढ़ा हुआ है तो फिर? तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें 3-6-8 टोन बोथ वेट मेगा मेरिडियन पे नॉर्मल फ्लो में ना, थ्री हाँ सिक्स जी, एट टोन, 145 sedate, 145 sedate। 0 टोन 9 sedate। ओके। ठीक है, इसको पैर पे भी जरूरत हाँ, नहीं है, हाथ का मेगा मेरिडियन सेंट होता है, अलग अलग अच्छा। लगाए कोई बेनिफिट। तो हम बोथ में देना है कि सिर्फ बहुत यदि हम बहुत बहुत स्पाइन का ले रहे हैं नहीं, तो राइट में देंगे? फाइन नहीं है ना वो, इसमें बहुत फिर हम मल्टीपल चीजें कवर कर, यहाँ पे भी फिर अच्छा बहुत, जी। अगर आप डीप विजन में जाते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो, खाली स्पाइन नहीं, जी, तो ओनली खाली क्लस्टर स्पाइन। मैग्नेट लगाना है? क्लस्टर अभी फिर टॉन्सिलेट तो होता ही नहीं है क्लस्टर में, ये तो हम चक्रा मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना, क्लस्टर मैग्नेट में तो कभी टॉन्सिलेट होता ही नहीं है ना जी। हाँ जी, तो क्लस्टर ही लगाना है ना? मैं आपको चक्रा तभी तो बता रहा हूँ ना, चक्रा मैग्नेट लगाएंगे तभी तो टॉन्सिलेट समझा रहा हूँ उतनी देर से। ओह! यस, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, और आपने जो पहले बताया था एसके स्किन फैट फाइबर पे 01 क्या करना है सर? टोन सेडेट? टोन 0-1 नहीं करते, 1-2 करते हैं टोन। 1 टू टोन, ओके। ओके, और किसी का थैंक यू कोई सर। डाउट है? बहुत बढ़िया ओके। आपने समझाया। आप Yes, a fiber skin fat only degeneration of grade 1 or any level of grade? एनी लेवल ऑफ इवन दो स्पाइनल डिजनरेशन में कर सकते हो। अब बेसिकली क्या है, जब आएंगे ना कभी आपको स्पाइन को भी तो समझना पड़ेगा ना। आप डिस्क के बारे में क्या जानते हैं, डिस्क क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है कि डिस्क क्या है? आपने ये सुना है डिस्क हर्निएट कर गई, डिस्क स्लिप कर गई। आप डिस्क Disc का between the bones एनाटॉमी portion. समझाओ मुझे।
हाँ जी, between जो the स्पाइनल both कॉर्ड से नहीं मैडम, स्पाइनल एक कॉर्ड आपका से ना जो वर्ड यहीं पे गलत हो गया। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वो स्पाइनल कॉलम में डिस्क होता है। हाँ कॉर्ड जी, तो इसमें आपका ब्रेन से कनेक्टेड है। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी तो वही गलत होता है। between the both अब आप बोलिए। level is disc. ये जेली Between लाइक आप सब्सटेंस होता है। सुनिए। डिस्क का आपने एनाटॉमी मांग रहे हो। आप डिस्क से क्या समझते हो? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप डिस्क माने क्या समझते हो, तो आप क्या बताओ? ये डिस्क के स्ट्रक्चर को अगर आपसे एक्सप्लेनेशन में मांगता हूँ, तो आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? बहुत छोटा सा मांग रहा हूँ मैं आपसे, मैं नहीं डिटेल मांग रहा। बट वो इसलिए मांग रहा हूँ कि जब तक आप उस किसी भी एरिया का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे ना, जब तक आप अपना प्रोटोकॉल कभी नहीं बना पाए। एक आप सब पाउच लोग आज है, जाना। हाँ बताओ। जेली टाइप पाउच है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो अच्छा नहीं, उसका ठीक है, जेली टाइप पाउच है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ ना कि क्या क्या एलिमेंट से बन के आपका डिस्क बना। मेजरली कौन इसमें सा एलिमेंट उसमें प्रायोरिटाइज है? So स्किन, fibers, फैट, fibers फाइब्रोइड। and cartilage. cartilage. कहाँ पे है उसमें कार्टिलेज, ये तो बताओ पहले। वो उसके आउटर शेल में कार्टिलेज है, आउटर जो आउटर शेल को क्या कहते हैं और इनर शेल को क्या कहते So annulus and nucleus. हैं? एनुलस फाइब्रोसिस होता है, वो फाइब्रोस रिंग है। और अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। Hmm. ठीक है ना, वो प्योरली फ्लूइड नहीं होता कभी, जैसा हम लोग अपने घर में पानी। ठीक है ना। तो एन्युलर रिंग उसको कहते हैं हम लोग, जब वो रिंग का डीजनरेशन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तब जाके डिस्क स्लिप कर। और डिस्क स्लिप भी ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स में होता है। पहले माइल्ड होता है, फिर डिस्क हर्निएशन होता है, फिर स्क्विंट होता है, फिर प्रोट्रूजन होता है। इस तरीके से लास्ट होता है स्क्विंट। और उससे पहले हर्निएशन है, प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है। एक्सट्रूजन फोर्थ स्टेज होता है। जब तक हम लोग उसका एक एक एलिमेंट को समझेंगे नहीं, अब उसके अंदर क्या है, हमने पढ़ा एन्यूलर रिंग है और अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस है। अब एन्यूलर रिंग अगर आप अपने आयुर्वेद में देखेंगे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 नंबर आपका स्किन और फाइबर्स को कंट्रोल कराता है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अंदर आपका लंग्स और एलाइज का मतलब हमारी ओवरऑल बॉडी के कार्टिलेज और स्प्लीन मिलके। स्प्लीन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्प्लीन आपका बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेशन कराता है। तो आकाश और आपका लंग्स और एलआई मतलब, और साथ में स्टमक एंड स्प्लीन मिलके ओवरऑल बॉडी के जॉइंट्स के अंदर नरिशमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसी से ही हमारा फैट और फाइब्रॉइड निकल के आता है। तो आपकी बात ठीक थी कि हम फैट, फाइब्रॉइड और स्किन डीजनरेशन का यूज करते हैं इन डिस्क से। अगर डिस्क पतली पड़ रही है, डिस्क का डिस्क स्पेस कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्किन हो गया, फैट हो गया, फाइब्रोइड है, उसको भी टोन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या लेंगे, एडी और सीआई। सप्लाई तो एडी एंड सीआई बढ़ाएगा ना। तो वो चीज होती है। आप एक एक उसका हर एक का डिटेल में जाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको जो नींव दिखाने का मेरा मोटो था, बस इतना ही था कि हम ट्रीटमेंट मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। यहाँ से हम और मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट बना सकते हैं। अगर किसी का साइनोवियल मेम्ब्रेन में डीजनरेशन आ रहा है, तो हम बहुत मिडल फिंगर पे जा सकते हैं, और उस पे जाके फर्स्ट स्पाइरल अगर हम लोग ले लेंगे, तो उसके अंदर क्या, आप मीस के डायरेक्टली कार्टिलेज एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगर कार्टिलेज का वियर एंड टीयर हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 018 टोन। और टीयर कौन कराता है, 2 नंबर, तो 279 सीडेट। ये आपका कार्टिलेज ट्रीटमेंट डिसऑर्डर हो गया, अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है। मिनिस्कस में प्रॉब्लम है, आप लोगों ने बड़ा सुना है मिनिस्कस टीयर हो गया, लोग चल नहीं पाते, ऑपरेट कराते हैं मिनिस्कस टीयर का। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत मिडल फिंगर, पी जॉइंट सेम लेंगे हम अपना। अब मिनिस्कस का क्या हुआ है, टीयर हुआ है। टीयर के साथ प्रॉब्लम आती है स्वेलिंग एंड पेन। तो 2469 से रेट 017 टोन, ये आपका मिनिस्कस टीयर का ट्रीटमेंट हो गया। तो ट्रीटमेंट आप अपने आप भी बना सकते हैं, बस आप पहले उसका एलिमेंट्स का एनालिसिस करिए। यश, ये बोथ मिडिल फिंगर पिच जॉइंट, ये पैर के हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस के जनरल उससे ले सकते, हाँ उसी से ही लो। अच्छा।
अच्छा, आपने कलर थेरेपी में मैंने आप सबको अभी सॉरी एक दिखाया था लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट। आप में से कभी मेरे ख्याल से अभी तक किसी के सवाल आया नहीं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हें नी के लिए लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट क्यों लिया? क्योंकि मैंने वो आपको लेग जस्ट में पढ़ाया था। लेग लेग आता है ना उसमें, एंड उसमें हमने सीवियर पेन में पिंक कलर क्यों लिया? बिकॉज 8 एलिमेंट उसमें डिस्टर्ब हो गया है ना। पेन में तो 8 एक्सेस होता है ना। ब्रेन एट जब ब्रेन आपको से दर्द ज्यादा आता है तो आप ज्यादा परेशान होते हो, खुश होते हो? नहीं नहीं, मतलब दिमाग उधर ही लगा रहता है ना फिर। तो फिर हम तो और लगा रहे हैं ना उसकी सर, तरफ 8 को टोन करके। उसकी दिशा बदलने के लिए। नहीं। रेड कलर को सिडेट करने के लिए। हाँ, 7 नंबर पे हमारा क्या है, 7 ही है जो उस ओवरऑल उस एलिमेंट को हम सिडेट करो, जो उसका खुद का लेग्स का एनर्जी है उस ओवरऑल एनर्जी को सिडेट डाउन कर देते हैं, जिससे हमें पेन का सेंसेशन खत्म। ब्रेन का, तो ये हाँ, आपको ब्रेन एक का इन सेंसेशन डिटेल यश होता है। एक बहुत बार लेवल फिर पे डीप लेवल पे एनालिसिस करना पड़ेगा। यश एक बार फिर से समझाना, समझ नहीं आया ये। हाँ, लेफ्ट मिडिल फिंगर पे आपका लेग्स आता है। हाँ अब लेग्स का एनर्जी क्या हुआ, 7 नंबर। हाँ समझ गए ना आप इस चीज को? तो हाँ। अब अगर वहां पे 7 नंबर डेफिशिएंट है, मतलब आपका क्या है, सर्कुलेशन और मस्कल्स। तो उसके अंदर ऐसा है कि आपको ना, क्या बात कर रहे थे, हाँ, लेफ्ट मिडिल फिंगर अगर 7 नंबर वहां पे आपका डेफिशिएंट है, ओवरऑल उसके अंदर हम लेग्स का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। अगर लेग्स के अंदर नर्व्स का हाइपर एक्टिविटी है तो हम लोग 7 को सिडेट कर देते हैं। वहीं पे अगर लेग्स में सर्कुलेशन कम है तो वहीं पे मैंने आपको दोनों चीज दिखाई थी। डल लेग में हम लोगों ने रेड कलर लगाया था एंड सीवियर पेन में पिंक कलर लगाया। हाँ तो वो उस पर्टिकुलर उस ऑर्गन का या जो उस पर्टिकुलर पार्ट का एनर्जी के साथ जो एक कोरिलेशन हुआ है। ऐसे हमने एनसीएच 5-6 पे भी तो ऑरेंज कलर लगाया, क्योंकि आप अगर देखोगे 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स के अंदर फाइबर आपके नीज को अलॉटेड है। हम्म। तो उस डीजनरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया पे जो एनर्जी आ रही होती है ना, आप अपने टीसीएम में भी कुछ ऐसा करते हो मिलता जुलता। मैं आपको एक इन डिटेल समझाऊं तो आप जैसे देखते हो वहां पे एक पॉइंट आया SV9, ठीक है, हाँ मीडियल साइड पे। अगर उस पे पर्टिकुलर उस एरिया पे पेन मिलता है तो आप क्या करते हो, SV9 को सिडेट करते हो। हाँ इसी तरीके से आयुर्वेद के अंदर जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के या उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एनर्जी आ रही होती है, जो उसके हाँ। अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उसको जब हम पूरा सिडेट कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो जॉइंट है उसका जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो स्लो डाउन होगी। अच्छा, तो पेन आ रहा है नी पे, इसलिए वहां पर 7 नंबर को अगर सिडेट। मान लीजिए स्टिफनेस है, डल है, क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे 5 नंबर डेफिशिएंट है। हाँ तो उस पर्टिकुलर जैसे आप टीसीएम में करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को टॉन्सिडेट, वो ही सेम चीज आप अपने आयुर्वेदा के अंदर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपस में कोरिलेट कराएं। ओके। डेल पेन ठीक है जैसे ना? ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो जैसे इसका कुछ लोगों मल्टीपल। को हाँ, बताइए। सर कुछ लोगों को ना जैसे पैरों में दर्द रहता है, नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट नीज, जनरली शाम होते होते या थकते हैं तो सिर्फ नीज के नीचे नीचे सिर्फ पैर दुख रहे हैं तो भी हमें 5 नंबर इस पे लेफ्ट नहीं, हैंड इसमें मिडिल ऐसा फिंगर पे। होता है कि जो आप बता रहे हो ना वो बहुत कुछ सिम्टम्स मैच करता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हाँ वो अर्थराइटिस नहीं होता। तो नहीं सर वो तो RLS तो बहुत सर एक डिफरेंट चीज है। अच्छा। RLS एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बट उसके अंदर भी हम लोग पिंक कलर का यूज कर सकते हैं लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट। ओके सर। वो RLS है, वो अर्थराइटिस नहीं। हम्म। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है या फिर आज की क्लास हम एंड करें? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे। सर ये हेलो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। हाँ, हेलो। हाँ जी। ये सर मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जैसे जॉइंट्स का पेन या कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, तो ये चीजें दिखाई तो उन्होंने डायरेक्ट गाउट की समस्या बताई। अच्छा, क्या जी। तो
तो आप अपना जो रिपोर्ट हुआ है ना, वो आप मुझे भेज सर देना, मैं कलर ट्रीटमेंट सर बना के भेज। सर रिपोर्ट उन्होंने कोई भी जांच नहीं करवाई थी। अच्छा, बिना उसके कह दिया गाउट है, तो आपके पैर के अंगूठे में कोई दिक्कत है क्या, राइट या लेफ्ट में? नहीं नहीं सर, एड़ियों में दर्द होता था, घुटनों में और कमर में। आप एक टेस्ट करा लीजिए, या तो यूरिक एसिड मैं आपको लिख के यूरिक दे एसिड। दूंगा, आप उसको करा लीजिएगा। हाँ, आप करा जी लीजिए, जी मैं लिख के दे दूँ, हम्म, आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है? जी सर। सर तो एक और पूछना था सर, मैंने हाँ, देखा कुछ लोगों को ना सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त नीज़ में पेन नहीं होता, सिर्फ़ उतरते वक़्त पेन होता है। सर ऐसा भी हाँ, ऐसा होता है ना, क्योंकि सीधा करने के लिए आपको अभी तो बताया था हैमस्ट्रिंग और काफ हाँ, रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ। तो कहीं न कहीं उस पेशेंट का हैमस्ट्रिंग और काफ का एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं, तो हमारे पास हैमस्ट्रिंग और काफ को रिलैक्सेशन करने के लिए पॉइंट्स होता है। आपको पता है आपके पास एक साइटिका कॉरेस्पॉन्डेंस है, हाँ, पता है सब? यस सर, उसी ये के अंदर से आपका उसी बैक एरिया से आपका मतलब हैमस्ट्रिंग को सप्लाई जाता है और आपके काफ मसल को सप्लाई। तो सर यहाँ रेड कलर लगा सकते हैं इस वाले पे? अब उस एरिया में क्या है ना कि उसको हमें सेडेट करना, अच्छा, ठीक है? तो आपका ठीक है, रेड कलर लगा सकते हैं क्योंकि रेड से ही तो तो सर जो साइटिका वाला जो दिखाते हैं ये 2 फिंगर्स के बीच में वहाँ हाँ, रेड ये कलर वाला, यहाँ हाँ, पे रेड लगा इस पे रेड लगवाएँ? हाँ, या फिर आप चाहेंगे तो उसमें बोथ मिडल फिंगर ऑल जॉइंट्स पे मेथी स्ट्रिप भी करा देंगे ना, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। उसमें बेसिकली सारा कुछ कवर हो जाएगा, स्पाइन भी, हैमस्ट्रिंग। वो बात ओके, ठीक है कि 2 तरीके का नी पेन आता है, मोड़ने पे अलग वजह से होता है, सीधा करने पे अलग वजह से। हुँ। ओके। सर तो टॉपिक से चेंज कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं अपने लिए? आप पूछिए। सर मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ा ज़्यादा होता है, टिंगलिंग होती है सर, जैसे मैं सोती हूँ ना और मुझे हवा लगी पंखे की तो टिंगलिंग लेटे-लेटे बहुत ज़्यादा होने लगती है। वो सर्वाइकल का फिंगर्स में डिसऑर्डर है। बट सर सर्वाइकल मुझे नहीं लगता कि सर्वाइकल है मुझे। सर्वाइकल माने क्या होता है पहले आप ये बताओ? सर्वाइकल का सर मतलब ये फिर थोड़ी ना होता है कि हाँ, सर्वाइकल में गर्दन में दर्द होगा तो नेक ही सर्वाइकल है। हाँ सर वही, नेक ऊपर-नीचे करने में प्रॉब्लम नहीं टिंगलिंग होती है। सेंसेशन का मतलब क्या है? कहीं ना कोई नर्व का कंप्रेशन है या नर्व के ऊपर से माइलिन शीथ हट रही है। अगर हवा लगने पे पेन आ रहा है तो इसका मतलब है कि नर्व का हायर सेंसिटिविटी है, नर्व बहुत हाइपर सेंसिटिविटी होगी, उसका माइलिन शीथ उतर रहा है। तो सर उसके लिए क्या सर्वाइकल से करना आपका चाहिए? 8 नर्व्स निकल के आता है जो आपके फिंगर्स लेवल तक सप्लाई कर, कई बारी जी। कंप्रेशन आ जाता है C5 C6 के लेवल पे, बट नहीं इसका ट्रीटमेंट आप लिख लीजिए। हाँ जी, सर बता दीजिए। सर बहुत ऐसे लेफ्ट में ज़्यादा होता है, राइट में थोड़ा कम है। कोई नहीं, बहुत ऐसे पेन तो नहीं होता ना उंगली में साथ में, नहीं सर, पेन नहीं होता, बस बट टिंगलिंग टिंगलिंग बहुत होती ज़्यादा है। होती है। या ठीक, ठीक। बोथ एसएफ, बाथ जी। जॉइंट, हुँ, बोथ आरएफ के जॉइंट। बोथ आरएफ के जॉइंट, हाँ, 137 टोन 2456 137 टोन 2456। यस, जी। इसमें कंडीशन आती है कि जिसमें पूरा हार्ट भी नंब हो जाता है, मतलब तब भी हाँ, तब उसमें 1 हटा लो, 37 टोन 2458 नहीं होता तो फिर उसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स ना फिर आपस में कॉम्बो बना के लगा। अगर खाली इस वाले से नहीं जाता ना तो फिर आगे फर्दर डायग्नोसिस करना पड़ता है ना, कि हो सकता है कोई नर्व का न्यूरोपैथी ना हो गया हो। हाँ, ये भी जो हो सकता टिंगलिंग सेंसेशन होता है उसमें ऐसा होता है, रेडियल, अल्नर और मीडियल, इसका न्यूरोपैथी होता है। जैसे हमने सुना है ना कार्पल टनल सिंड्रोम, है। तो इस तरीके से किसी भी 3 नर्व जा रही है, किसी का अगर न्यूरोपैथी हो गया होगा तब भी टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है। तो उसमें हम पर्टिकुलर एरिया की नर्व को भी टैकल कर सकते हैं। फिर जो हैंड नर्व 10 डिवीजन करते हैं ना, उसमें हम एक पर्टिकुलर हाँ, नर्व के ऊपर डिवीजन करके करते हैं। बट ये एक इन जनरल सर ट्रीटमेंट है क्योंकि हायर सप्लाई तो ऊपर गर्दन से ही आता तो हाँ, सर गर्दन इसके से लिए कोई बोल। जाँच वग़ैरह कराना चाहिए है। क्या? आप कुछ कुछ मत टेस्ट कराओ, आप बस वग़ैरह? इसको लगाओ, आप इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जी, ठीक हो जाएगा। ओके नहीं होगा सर, तो बता। थैंक यू।
राइट। सर आपको कांटेक्ट करने के लिए वो तो ग्रुप में आई लिंक, तो मैं आपसे जुड़ गई। अच्छा। एक मिनट। आपका नाम, नंबर बता दीजिए सर। इसमें ना आप एक काम कर सकते हैं, आप सबके लिए भी है, आप उसमें करेंगे तो अच्छा है कि हमने ना कभी इंस्टाग्राम पे एक हमारा चैनल है, आप उसके ऊपर जाके ना एक्यूशाला के नाम से है, आप उसको सर्च कर लेंगे, आप उसके अंदर ना आपको मेरा नाम, नंबर सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। एक्यूशाला? हाँ, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ओके ठीक है, सर। जी सर। ACCUSHALA, ठीक है मैम, मिल जाएगा। यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, तो बहुत अच्छा बताया आपने। आप जुड़े रहिएगा, आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हर तो सैटरडे ना हर एक जी, मतलब अर्थराइटिस को पहले कवर करके A to Z तक हम जाएंगे, जब तक हमारा चलेगा। अरे वाह! बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो तो उसके सर इसमें अंदर और लोगों को भी जोड़ सकते हैं? मैं अदर लोगों को भी लिंक भेज हाँ, इसमें सकती हूँ? इसलिए फ्री था, आप आगे इसको जो भी आपका ग्रुप्स होता है ना, हाँ जी। लिंक हर बारी अब सेम रहेगा, बट उसके अंदर है कि आप जो भी लोग हैं ना, इसको एक्यूशाला से अगर एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक हम अपना अलग से, मैं आपको जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें ऐड अब आप हो सकते हैं, तो उससे क्या है, आप उसी में जी। अपने और नए लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, तो आप आगे से क्लास में जुड़ हाँ जी। पाएंगे सभी। हाँ जी। ओके, ओके, थैंक यू सर। तो, थैंक यू सो तो मच। फिर आज की क्लास एंड करें। ओके सर, वेरी नाइस तो सेशन।